निकिता जी फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू। एंड सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब 2024 तो बहुत अच्छा गुजरा आपका। थैंक तो यू। क्या है, कुछ यादें समेटी हैं आपने 2024 में, कुछ अच्छी यादें? बिल्कुल मतलब बहुत प्यारा गया है सफ़र। 2024 में तो मज़ा ही आ गया क्योंकि इतने सारे मतलब और इंटरेस्टिंग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स करने को मिले। बंदिश बैंडिट्स तो एक बहुत बड़ा हाईलाइट था उस साल मतलब लास्ट ईयर का, क्योंकि मतलब एक म्यूज़िक पे ही शो पे बहुत डिटेल में काम करने को मिला और इतने सारे गाने गाए उस शो पे और मेन कैरेक्टर की वॉइस थी। तो और इतने प्यारे प्यारे गाने हैं बाय न्यू कंपोजर्स जो मेरी दोस्त ही हैं। तो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट में तो कुछ अलग ही मज़ा आ गया, जो आई थिंक 2024 में काफ़ी स्पेशल रहा। और 2025 में क्या देखने को मिलेगा निकिता रानी में, और क्या है? 2025 में ऑफ कोर्स फिल्मों के गाने, शोज, आई मीन सिंगल्स, ये सब तो होते ही रहेंगे। मैं एक डुओ शुरू कर रही हूँ एक और सिंगर के साथ, जहाँ पे हम एक्चुअली दोनों कंपोज भी कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, गाने लिख रहे हैं और उसमें काफ़ी कूल एस्थेटिक होने वाला है, अलग तरीके के गाने बनाने वाले। तो वो एक कम्प्लीटली नया रूप देखने को मिलेगा आपको। निकिता जी आपने जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम किया है, साउथ की इंडस्ट्रीज में, तमिल, तेलुगु, तो मतलब कि क्या प्रोसेस रहता है एक लैंग्वेज क्रैक करने का, और स्पेशली व्हिच इज द टफेस्ट फॉर यू टू ट्रैक? टफेस्ट बिटवीन तमिल एंड तेलुगु, तमिल थोड़ा ज़्यादा टफ है, तेलुगु हिंदी के थोड़ा क्लोजर है। बट उसके अलावा आई थिंक टफेस्ट लैंग्वेज आई हैव हैड टू सिंग वॉज एक फिल्म के अंदर एक गाना था, मतलब एक सॉन्ग नहीं था, फिल्म के अंदर एक गाना था इन मेड इन चाइना, जिसमें मुझे चाइनीज़ में गाना पड़ा। वो तो अभी तक लाइफ में सबसे डिफिकल्ट था मेरे लिए। आप बड़े बड़े कंपोजर्स के साथ भी काम कर चुके हैं, जी के साथ काम कर चुके हैं। ऐसी कौन सी एक चीज सीखी है आपने ए आर रहमान, सलीम सुलेमान, प्रीतम दास से, जी। क्या आपको जिंदगी भर याद रहेगी? आई थिंक मैं ये हर बार बोलती हूँ, सबको बताती हूँ। अभी रिसेंटली टेड टॉक भी किया था मैंने बॉम्बे में, टेडेक्स एनएम कॉलेज में, और वहाँ पे भी मैंने ये कोर बात यही बोला कि सारे जो बड़े बड़े कंपोजर्स हैं ना, उनमें ये एक कॉमन क्वालिटी, बहुत ख़ास क्वालिटी है, और वो है बचपना। जो गाना ना दिल तो बच्चा है जी, वो बहुत सच है और वो रहना चाहिए एक आर्टिस्ट में, स्पेशली सब में रहना चाहिए। और वो एक जो इनोसेंस है, क्यूरियोसिटी है, वो उन सब में देखा है मैंने, और मैं चाहती हूँ कि मैं भी वैसे ही बनूँ हमेशा। अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आपको बॉलीवुड में राफ्ता से आपकी पहचान हुई जी। राफ्ता के सॉन्ग से आपकी पहचान हुई, तो मतलब कि कैसे था, अभी तक की जर्नी कैसी रही है आपकी? जर्नी तो बहुत ही सुंदर रहा, इतने अमेजिंग कंपोजर्स के साथ काम करने का मौका मिला है, सिंगर्स के साथ, मतलब टॉप लेवल को सिंगर्स, कंपोजर्स। और सबसे कूल बात यही है कि मैंने सोचा ही नहीं था कि ये मैं करूँगी एज अ करियर। मैं मतलब डॉक्टर बनते बनते डॉक्टर भी बनी, बट सिंगर भी बन गई। और आज मैं रोज़ गाना गाती हूँ, लोगों को खुशियाँ बांटती हूँ, लोगों को कॉन्सर्ट की एक्सपीरियंस देती हूँ, और यही सबसे मतलब बड़ी ब्लेसिंग है। कॉन्सर्ट्स की बात की जाए तो मतलब कि आजकल जो है कॉन्सर्ट्स के ऊपर लास्ट ईयर तो बहुत सारे लोगों ने कॉन्सर्ट किया है, जी। पर जो है कुछ लोगों ने जो है कॉन्सर्ट्स का जो है मतलब कि लोगों ने कहा कि इंडिया में कॉन्सर्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को लेके, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो क्या कहेंगे, आप इतना कॉन्सर्ट करते हैं, विद यंग सिंगर, आप क्या एज अ फीमेल यंग सिंगर, तो आप कितना मानती है? ऑफ कोर्स जो टेक्निकल सपोर्ट मिलता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हर शो के लिए, और हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि हम स्ट्रिक्ट रहें इन सब चीज़ों को लेके। हमारी जो टेक राइडर जाती है, हर वेंडर को, हर ऑर्गेनाइज़र को, वो बहुत स्ट्रिक्टली हम फॉलो करते हैं, ताकि
कोई किसी को कुछ तकलीफ ना हो शो पे, और शो अच्छा जाए, सेफ्टी अच्छा रहे, और मतलब एट द एंड ऑफ द डे एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहे हमारे लिए भी और ऑडियंस के लिए भी। ऑडियंस की बात की जाए तो ऑडियंस भी कभी कभार भावुक हो जाती है या कुछ ना कुछ थोड़ी सी भी हरकत करने लगती है, तो उस चीज का क्या कैसे मैनेज करते हैं वो चीज को? कई चीज़ें तो मस्ती मजाक तो सभी करते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें हम इग्नोर किया जा सकता है जब कोई ओवर एक्साइटेड होके कुछ बोल देते हैं, या लोग जैसे बहुत कॉमन है कि आप हाथ मिला रहे हो तो पुल करते हैं, बट कभी कभी होता है कि सच में कोई धक्का दे रहा है, या मतलब एक्साइटमेंट में उनको भी समझ में नहीं आता कि चोट लग रहा है, तो ये सब चीज़ें तो होती रहती है। ऑफ कोर्स जब कुछ बहुत ही कुछ अनरूली कोई बिहेव करे, या किसी को हार्म नहीं होना चाहिए किसी शो में, तो आई थिंक जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ठीक से फॉलो करते हैं तो ये सब मिनिमम होता है शो पे। After being a part of the industry for a decade now, so if you had to pick one thing you like about this profession, what would it be? The spontaneity, मतलब जो कोई चीज़ प्रिडिक्टेबल नहीं है, हर दिन अलग होता है और अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। ये जो है इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत यूनिक चीज़ है और लाइफ को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है, बहुत कलरफुल बनाता है। सोशल मीडिया की बात की जाए तो मतलब सोशल मीडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो गया, स्पेशली आजकल प्रोड्यूसर जो है ये सोचते हैं कि मतलब भैया पहले रील पे गाना तो बन जाएगा, बट गाना ऐसा बनना चाहिए या सिंगर ऐसा गाना चाहिए कि वो रील पे वायरल हो जाए या इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाए। तो आप क्या कहेंगे उस बारे में? आपको लगता है कहीं ना कहीं ये चीज पकड़ने के जगह पे जो है लोग जो है सुर से भटक जाते हैं, ताल से भटक जाते हैं? ऐसे सोच, मतलब मुझे लगता है ऐसे, मतलब एक बिजनेस एस्पेक्ट से तो लोग सोचते ही हैं, लेबल्स और जो पैसे डाल रहे हैं वो तो ऑफ कोर्स सोचेंगे कि गाना हिट, मतलब हिट होना चाहिए, और मतलब ROI होना चाहिए गाने का, तो वो तो हमेशा एक सोच रहेगी, और वो भी मतलब ठीक ही है ना, क्योंकि आप उसी एंगल से सोच रहे, गलत तो नहीं सोच रहे। बट ऑफ कोर्स आई थिंक सबसे ज़रूरी है बैलेंस, कि आप वो भी सोचें क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, और म्यूज़िकलिटी भी रखें, मतलब म्यूज़िक को छोटा ना बनाए, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों को बड़ा रखना चाहिए और दोनों को साथ में आगे बढ़ना चाहिए। एक और चीज सामने आती है कि लेजेंडरी सिंगर्स की इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग, तो उनका ये मानना है कि आजकल की म्यूजिक में वो बात नहीं रह गई है, इन द सेंस मतलब कि जैसे पहले सिंगर्स में रहते हैं, पहले गानों में रहते थे, अभी हम अंताक्षरी खेलने बैठते हैं तो पुराने गाने याद रहते हैं, तो ऐसा क्या वजह है जो आजकल के मतलब यंगर जनरेशन? देखिए, बात तो बहुत लोगों में है, बहुत क्रेजी सिंगर्स हैं, मैं इंस्टाग्राम में भी ऐसे अमेजिंग सिंगर्स है, घर बैठे बैठे पागलों की तरह सुर लगा रहे, गा रहे हैं, टैलेंट तो बहुत है, ऐसे टैलेंट की कमी, इनफैक्ट टैलेंट ज़्यादा है मुझे लगता है आजकल, क्योंकि वॉट एवर एक्सपोजर या जो भी हो, लोग भी और भी, एवरी जेनरेशन भी और भी इंटेलिजेंट होता जाता है। प्रॉब्लम इस चीज़ है कि इतने सारे चीज़ मतलब ऑप्शंस है कि ऑब्वियसली इसीलिए मतलब आप ऑफ कोर्स आपको मैं 10 गाने दूँ याद करने के लिए, आप आसानी से कर लेंगे, आपको 50,000 गाने दूंगी तो आप सारे नहीं सुनेंगे, तो बस फ़र्क वही है। ट्रोल्स एंड क्रिटिसिज्म की बात की जाए सोशल मीडिया पे, तो आप कैसे हैंडल करते हैं नेगेटिव कमेंट्स या फिर हमारे वॉइसेस ऑफ परफॉर्मेंसेस? Handle like on trolls on social media, I don't read it. If I read it by mistake, I sometimes maro a funny comment. Actually, sir, fun segment खेल लेते हैं. Which actors do you think that your voice suits the best, and which actors you would love to sing but haven't yet? Voice suits best. I think I think Katrina. It fits pretty well. और काफ़ी गाने गाए भी हैं मैंने कटरीना के लिए, और बट आई थिंक आई वुड रिलीज, आई नेवर संग फॉर प्रियंका, एंड आई थिंक काफ़ी सूट करेगा क्योंकि दोनों के आवाज़ें बहुत भारी है।
If you could steal one song from another singer's discography and make it your own, which song would it be? ये बहुत another singer's discography. कोई भी गाना suggest नहीं चलेंगे. है ना? फिर तो बहुत सारे गाने हैं ऐसे तो. मेरे ऐसे ब्लैंक हो गई मैं. ऐसे वेस्टर्न सिंगर्स भी बहुत हैं जिनके गाने आजकल एक ये इस क्वेश्चन का एक लूप होल है और वो है कि गाने रीमेक होते रहते हैं ना. तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में मैं ना गाऊं वो गाना. हो सकता है कि वो गाना मेरा बन जाए. तो जैसे मैंने रात बाकी गाया है जो आशा जी का गाना है. तो उसका जो नया वर्जन है वो मैंने गाया which means possibilities are endless. किस गाने की? रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो. Imagine you are making a music video with any of the Bollywood star. Who would be your dream co-star? I'm making a video. आप ही बता दो. मेरे को समझ में नहीं आ रहा है किसको बुलाऊं वीडियो में. सबको बुला लूंगी मैं. I think I would call Vicky because he's just fun. What is the funniest or weirdest request you received from a fan? Sorry? Funniest or weirdest request from a fan? Request. मतलब फनीएस्ट वियर्डेस्ट नहीं है. वियर्ड है कि नहीं पता नहीं. बट मेरे काफ़ी शोज में ये होता रहता है कि मैं जो कैप पहनती हूँ मेरा लेने की कोशिश करते हैं. वो मुझे बहुत फनी लगता है क्योंकि ऐसे बोलते. ऐसे बहुत बार देखा है मैंने जो मुझे बहुत फनी लगता है. अच्छा एक और चीज़ पूछना था मुझको कि मतलब कि जैसे पहले के सिंगर्स जो है एक साथ बैठ के मतलब कि हम लोग डिस्कस करते थे म्यूजिक डिस्कस करते थे या गाना गाते थे या एक रूम में बैठ के. तो आजकल के सिंगर्स में हमें वो बात नहीं दिखती. तो क्या कहेंगे उसके बारे में? क्या जैसे पहले के सिंगर आजकल के सिंगर्स में उतनी यूनिटी नहीं दिखती है. ऐसे आप क्यों कहना चाह रहे हैं? मतलब आजकल के सिंगर्स के बारे में हम ये जो जैसे बादशाह हुए हनी सिंह हुए कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी उनके ऊपर हुई थी पहले भी. नहीं मुझे लगता है हमेशा कंट्रोवर्सी रहा है और हमेशा यूनिटी भी रहा है. इनफैक्ट आज मुझे तो लगता है बहुत यूनिटी है सिंगर्स में. लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? कि आप गाने सुनिए. इस साल जैसे मैंने बताया कि एक डुओ ड्रॉप करने वाली हूँ तो बहुत ओरिजिनल म्यूजिक भी आने वाला है. तो प्लीज़ मुझे जो भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है आप सुनते हो फॉलो कीजिए. इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए और गाने सुनते रहिए. और एक क्वेश्चन और है कि रिसेंटली मोदी जी ने ट्वीट किया था फिटनेस के ऊपर. अच्छा. कि मतलब हमें फिटनेस और ओबेसिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए और जो ऑयल है उसका थोड़ा कम खाना चाहिए. क्या कहेंगे उसके ऊपर? कि देसी घी जिंदाबाद. नहीं बहुत अच्छी बात है ये कि इस टॉपिक पे ध्यान दिया जा रहा है. और क्योंकि हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है हमारे देश में काफ़ी मतलब डिस्प्रपोर्शनेट टू वर्क हैबिट्स. क्योंकि हम लोग यूजुअली सेडेंट्री लाइफस्टाइल लीड करते हैं. जो ऑफिस गोइंग जो जनता है एक ही जगह बैठे रहते हैं. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरसाइज ताकि आपका पोस्चर ठीक रहे हेल्थ ठीक रहे और खाने क्योंकि हम लोग ज़्यादा मतलब हमारे इंडियन कल्चर में ही है कि ज़्यादा रोटी ज़्यादा चावल हम लोग खाते रहते हैं और सब्जी की पोर्शन हमेशा कम रहती है. तो ये मैंने बचपन से ही देखा. मतलब ये एक इनग्रेन्ड आदत है. तो मुझे लगता है कि अगर हम इस बारे में बात कर रहे हैं और ये डायलॉग शुरू किया है तो बहुत अच्छी बात है. क्योंकि
डेफिनेटली इन सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए. जैसे हमारे ऑफ कोर्स ये एक प्रैक्टिस है, संस्कारी प्रैक्टिस की कोई घर में आए तो मिठाई खिलाओ. मुझे लगता है कि फल खिलाना चाहिए. बट जनरली जोक्स अपार्ट, डेफिनेटली हेल्थ, मतलब हमारी ईटिंग हैबिट्स हमारी ऑक्यूपेशन और लाइफस्टाइल के हिसाब से होने चाहिए. ऑफ कोर्स सब कुछ खाओ. और मैं डेफिनेटली इस बात में साथ देती हूँ कि एडिबल ऑयल्स नहीं खाना, वेजिटेबल ऑयल्स नहीं खाना चाहिए. मैं भी सिर्फ अपने खाने में घी यूज़ करती हूँ, बटर यूज़ करती हूँ. ऑफकोर्स मैं बंगाल से हूँ तो सरसों का तेल इज़ ऑल्सो गुड. बट वेजिटेबल ऑयल्स मेरे घर में है ही नहीं है एक्चुअली. तो ये बहुत अच्छी बात है कि सब फॉलो करें. थैंक यू.